फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के साइंस का यहाँ पे MVVI गेस ऑब्जर्व क्वेश्चंस को पढ़ाने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग टोटली यहाँ पे 80 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जर्व प्रश्न को देंगे। ये सभी प्रश्न जो है आपके बोर्ड एग्जाम में 15 फरवरी के दिन 100% देखने को मिलेगा, क्योंकि ये सभी प्रश्न जो है ना दोस्तों विज्ञान का वायरल प्रश्न पत्र से यहाँ पे लेके आ चुके हैं। तो फ्रेंड, अगर आप भी इस बार मैट्रिक के बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं 2023 में, तो ये क्लास आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ दोस्तों, क्लास को बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके फाइनल एग्जाम यानी कि 15 फरवरी के दिन जो है ना काफ़ी सारे प्रश्न आपके एग्जाम में जो है ना दोस्तों परीक्षा में यहीं से काफ़ी सारे प्रश्न 110% पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी विद्यार्थी इस बार एग्जाम दे रहे हैं 2023 में, तो ये क्लास को बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड, यहाँ पे फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिए, और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, इसे प्रेस करके जो है ना ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे डेली जो है ना धमाकेदार क्लास होते रहता है। ठीक है, तो फ्रेंड चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न से। तो फ्रेंड, यहाँ पे क्लास को जो है ना बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा ना। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिएगा एक एक क्वेश्चन का आंसर जो है ना आप जल्दी से फटाफट से कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पे आज का फर्स्ट प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। यहाँ पे आपको बताना है कि पर्यावरण दिवस जो है ना किस दिन को मनाया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताइए कि पर्यावरण दिवस जो है ना दोस्तों किस दिन को मनाया जाता है। तो 5 जून को मनाए जाते हैं। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा दूसरा नंबर प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गंगा कार्य योजना किस वर्ष आरंभ हुई थी। काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो गंगा कार्य योजना जो ना दोस्तों किस वर्ष आरंभ हुई थी, तो 1985 ईस्वी में आरंभ हुई थी। यानी कि इसका बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे आपको बताना है कि चिपको आंदोलन जो है ना किस वर्ष से प्रारंभ हुआ। ठीक है, अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, तो फटाफट से बताइए दोस्तों कि चिपको आंदोलन जो है ना किस वर्ष से आरंभ हुआ था। तो 1970 ईस्वी से आरंभ हुआ था। और दोस्तों आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये भी पूछे आते हैं कि चिपको आंदोलन के जनक किसे कहा जाता है, तो सुंदरलाल बहुगुणा को कहा जाता है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते। तो फ्रेंड है ये चौथा नंबर प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सरदार सरोवर बांध जो है ना किस नदी पर निर्मित हुआ है। अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो फ्रेंड ये जो सरदार सरोवर बांध है ना किस नदी पर निर्मित हुआ है, तो नर्मदा नदी पर निर्मित हुआ है। यानी कि इसका सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे एक एक क्वेश्चन जो है ना आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस परिपथ में विद्युत धारा द्वारा अकस्मात बहुत अधिक हो जाती है, तो इसे क्या कहते हैं। यानी कि किसी भी परिपथ में विद्युत धारा बहुत अधिक हो जाती है ना, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, शॉर्ट सर्किट यानी कि लघु पतन कहते हैं। और दोस्तों लघु पतन होने में परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाती है। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे छठा नंबर प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत परिपथों के लघुपतन अथवा अतिभारण के कारण होने वाली हानि से सुरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण युक्ति क्या है। ठीक है, यानी कि जब भी शॉर्ट सर्किट वगैरह होते हैं और यहाँ पे जब भी ओवरलोडिंग होते हैं, तो उस सुरक्षा से बचने के लिए सबसे महत्वपूर्ण युक्ति क्या है दोस्तों, विद्युत फ्यूज है। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दिक सूचक की सुई होती है। ठीक है, तो फ्रेंड देखिएगा ये जो दिक सूचक की जो सुई होती है ना कैसा होती है, तो क्षण चुंबक होती है। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से याद रखिए। दिक सूचक की सुई किस प्रकार होती है दोस्तों, क्षण चुंबक होती है। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि चुंबकों के सजातीय ध्रुवों के बीच परस्पर क्या होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों सजातीय ध्रुव जो होते हैं ना ये प्रतिकर्षण होता है। ठीक है, आपस में। और दोस्तों विजातीय ध्रुव जो होते हैं ये आकर्षण होता है। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा क्या करा है कि यहाँ पे आपको बताना है कि किसी चुंबक के चारों ओर का वो क्षेत्र जिसमें उसके बल का संसूचक किया जा सकता है, तो उस चुंबक
क्या कहलाता है, ठीक है, उस चुंबक का क्या कहलाता है वही आपको बताना ना। तो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, तो इस प्रश्न को भी अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। किसी भी चुंबक के चारों ओर का वो क्षेत्र जिसमें उसके बल का मतलब संसूचक किया जा सकता है, तो उस चुंबक का क्या कहलाता है दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है ना। इसका बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है, ठीक है। तो फ्रेंड फटाफट से बताइए कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसी होती है, तो बंद वक्र होती है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, ठीक है। तो फटाफट से बताइए दोस्तों, मनुष्य के जो शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है ना दोस्तों, लीवर यानी कि यकृत है। और दोस्तों आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये पूछे आते हैं कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो त्वचा है, ठीक है। आपके बोर्ड एग्जाम इस तरह के प्रश्न बराबर पूछे जाते हैं। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको बताना है कि ग्वाइटर अथवा घिंगा पनपता है, ठीक है। तो फ्रेंड ये ग्वाइटर अथवा घिंगा जो है ना किसकी कमी से पनपता है, तो आयोडीन की कमी से पनपता है, ठीक है। और दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि इंसुलिन की कमी से, जो चीनी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों डायबिटीज रोग होते हैं, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे एक एक क्वेश्चन जो है ना आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे जो है ना बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना पादप हार्मोन है, ठीक है। ऐसे में तो पादप में पांच प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं, जिनमें से आपका साइटोकाइनिन, ठीक है। तो फ्रेंड ये साइटोकाइनिन एक पादप हार्मोन होते हैं जो मतलब कोशिका विभाजन में इसका कार्य किया जाता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी प्रश्न जो है ना आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा 14 नंबर प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में 100% मतलब 100% पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, ठीक है। तो फटाफट से बताइए, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं दोस्तों, सिनेप्टिक दरार यानी कि सिनेप्स कहते हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको बताना है कि दो न्यूरॉनों के संपर्क बिंदु को क्या कहते हैं, अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा दो न्यूरॉनों के संपर्क बिंदु को क्या कहते हैं, सिनेप्टिक दरार यानी कि सिनेप्स कहा जाता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, ठीक है। तो फटाफट से बताइए दोस्तों, इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है। तो यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन ए में आपका दिया गया है एड्स, या फिर बेडी या फिर घेंगा, और ऑप्शन डी में आपका दिया गया मधुमेह, ठीक है। तो फ्रेंड देखिएगा यहाँ पे इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, तो यहाँ पे आप फटाफट से कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। तो इसकी कमी से जो है ना दोस्तों मधुमेह नामक रोग होता है। और दोस्तों विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी नामक रोग होते हैं। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आपको बार बार बताते हैं कौन सा रोग होता है दोस्तों, घेंगा रोग होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी रोग होते हैं। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। इस तरह के प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है, ठीक है। ऐसे में तो मस्तिष्क में 3 भाग होते हैं, मध्य मस्तिष्क, मतलब अग्र मस्तिष्क, और आपका अनुमस्तिष्क या फिर पश्चिम मस्तिष्क भी कहते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड देखिएगा ये जो अग्र मस्तिष्क होते हैं ना, ये शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से कौन जो है ना अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बता होना चाहिए ये जो यकृत होते हैं ना, ये अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, ठीक है। और दोस्तों ये पीयूष ग्रंथि को जो ना दोस्तों क्या कहा जाता है, मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है।
अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में कौन जो है ना पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है। ठीक है, तो फटाफट से बताइए दोस्तों, पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन कौन सा हार्मोन होते हैं? एंड्रोजन होते हैं, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। उससे पहले जो भी विद्यार्थी अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से आप फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, इसे प्रेस करके जो है ना ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे डेली जो है ना धमाकेदार क्लास होते रहता है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न भी आपके एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें होते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए जो चुंबकीय क्षेत्र में क्या क्या होते हैं दोस्तों, परिमाण भी होते हैं, दिशा भी होते हैं, क्योंकि ये चुंबकीय क्षेत्र एक प्रकार का सदिश राशि होते हैं, इसमें दोनों होते हैं। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वैज्ञानिक आंद्रे मैडी एम्पियर किस देश से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पे वैज्ञानिक आंद्रे मैडी एम्पियर जो है दोस्तों ये फ्रांस देश से संबंधित है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही ऐसे उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वह युक्ति जो परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को उत्क्रमित कर देती है उसे क्या कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट के प्रभाव को क्या कर देती है दोस्तों, फ्लो को क्या कर देती है, उत्क्रमित कर देती है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, द्विक परिवर्तक कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि वो नरम लोहे, यहाँ पे देखिएगा वो नरम लोहे करोड़ जिस पर कुंडली को लपेटा जाता है तथा कुंडली दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं दोस्तों, उसको हम लोग क्या कहते हैं, आर्मेचर कहेंगे ना। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि गोबर गैस एक प्रकार की है। ठीक है, तो फ्रेंड देखिएगा ये गोबर गैस एक प्रकार की कौन सा गैस है दोस्तों, बायोगैस है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही ऐसे उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा क्या कराएगी, बायोगैस का उत्पादन होता है। ठीक है, तो फ्रेंड ये बायोगैस का उत्पादन किससे होता है वही आपको बताना है, तो गोबर से होता है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा अनवीकरणीय ऊर्जा का जो स्रोत है ना दोस्तों ये कौन सा स्रोत है, तो यहाँ पे देखिएगा जीवाश्म ईंधन है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या होते हैं दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे एलपीजी हो जाएंगे, सीएनजी हो जाएंगे, ये सब क्या है दोस्तों, इसका भंडारण सीमित है, यानी कि आने वाले समय में ये समाप्त हो जाएगी। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि एक उत्तम ईंधन है। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा एक उत्तम ईंधन क्या होना चाहिए, कोयला, लकड़ी या फिर पेट्रोलियम या फिर जैव गैस। तो जैव गैस जो होंगे ना दोस्तों एक उत्तम ईंधन होंगे, जैसे कि यहाँ पे सीएनजी हो गया, एलपीजी हो गया, ये सब क्या होते हैं, जैव गैस होते हैं। जीव जंतु से प्राप्त गैस को हम लोग क्या कहते हैं, जैव गैस कहते हैं। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्नता तथा अनुवांशिकता का अध्ययन किया जाता है तो क्या कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत क्या किया जाता है, विभिन्नता तथा अनुवांशिकता का अध्ययन किया जाता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, अनुवांशिकी कहेंगे, यानी कि जेनेटिक्स कहेंगे। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अफ्रीकी मानव का सबसे निकट संबंधी है। ठीक है, तो यहाँ पे अफ्रीकी मानव का जो सबसे निकट संबंधी क्या है दोस्तों, चिंपैंजी है। इसको अब अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। प्लीज दोस्तों क्लास काफी शानदार है, क्लास को बिल्कुल आप जो है शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा प्रश्न ये कराएगी लेंस में कितने मुख्य फोकस होते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड लेंस में मुख्य कितने फोकस होते हैं, तो लेंस में मुख्य 2 फोकस होते हैं। ठीक है, यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। ठीक है, तो लेंस की क्षमता का जो प्रचलित एसआई मात्रक होती है क्या होते हैं दोस्तों, डाईऑप्टर होते हैं। और इनके अलावा यहाँ पे और भी होते हैं, जैसे कि अर्थिमीटर हो गया और यहाँ पे मीटर इनवर्स, ये भी होते हैं लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक। ठीक है, इसको आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि तेलीय कागज होते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड ये तेलीय कागज जो होते हैं ना क्या होते हैं, पारभाषक होते हैं।
यानी कि हमें प्रकाश का कुछ कुछ हिस्सा आर पार दिखाई पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे रगड़ा हुआ शीशा हो गया, पॉलीथीन धुंधला हो गया, मतलब धुंधला टाइप का दिखा देता है पॉलीथीन भी। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों जिससे मतलब जिससे प्रकाश आसानी से आर पार जा सके उसको हम लोग क्या कहते हैं, पारदर्शक कहते हैं। और जिससे प्रकाश का कुछ भी हिस्सा आर पार ना जा सके उसको हम लोग क्या कहते हैं, अपारदर्शक कहते हैं। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे आपको बताना है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, ठीक है। तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। तो फ्रेंड ये समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है ना, क्या होती है, अनंत होती है, ठीक है। और दोस्तों समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो काल्पनिक और सीधा बनता है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे देखिएगा काल्पनिक और सीधा जो प्रतिबिंब होते हैं ना, आपको एक प्रश्न ये पूछे आते हैं कि किस प्रतिबिंब को पर्दे पर उतार नहीं सकते, तो फ्रेंड काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है, ठीक है। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए बैंगनी रंग का झुकाव क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा होते हैं। और ये लाल रंग का झुकाव क्या होते हैं दोस्तों, सबसे कम होते हैं। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा आपको बताना है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है, ठीक है। तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है, प्रिज्म का उपयोग होता है। प्रिज्म एक पारदर्शी शीशा होता है जिसका दो सतह त्रिभुजाकार होते हैं तथा 3 सतह चतुर्भुजाकार होते हैं। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनता है, ठीक है, काफी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए कि मानव नेत्र किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब जिस भाग पर बनता है ना, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेटिना या फिर दृष्टि पटल कहते हैं। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों रेटिना या फिर दृष्टि पटल पर जो प्रतिबिंब बनता है ना, कैसा बनता है, वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनता है, ठीक है। और दोस्तों हमारे आंख जो होते हैं ना, कितना मेगापिक्सल एरिया को कवर कर सकता है, तो 576 मेगापिक्सल एरिया को कवर कर सकता है एक साथ। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी क्या होती है, ठीक है। तो यहाँ पे सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दर्शन की जो न्यूनतम दूरी होती है ना, कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी में क्या कर लीजिएगा दोस्तों, बोल्ट कर लीजिएगा। विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होते हैं, बोल्ट होते हैं, ठीक है। आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों विद्युत आवेश का जो ऐसे मात्रक होते हैं क्या होते हैं, कूलम होते हैं। और प्रतिरोध का ऐसे मात्रक क्या होती है, ओम होती है। और दोस्तों विद्युत धारा का जो ऐसे मात्रक क्या होते हैं, एम्पियर होते हैं। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 40 नंबर प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे आपको बताना है कि धारा मापने के यंत्र को क्या कहते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे जिस भी डिवाइस से इलेक्ट्रिक करंट को मापा जाता है, यानी कि धारा को मापा जाता है ना, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अमीटर कहते हैं, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे देखिएगा मतलब विभवांतर मापने वाले डिवाइस का नाम क्या होता है, वोल्टमीटर होते हैं। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों अभी तक जो भी विद्यार्थी अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए ना, तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से आप फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज़ दोस्तों यहाँ पे जितने भी विद्यार्थी क्लास कर रहे हैं ना, तो चैनल को जल्दी से फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बगल में यहाँ पे नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, इसे प्रेस करके जो है ना ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे डेली जो है ना दोस्तों धमाकेदार क्लास होते रहता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि पक्षी तथा तितली के पंख है, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा पक्षी और तितली के पंख क्या होते हैं, असमजात अंग होते हैं। और दोस्तों आपके एग्जाम में एक प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं कि हमारे हाथ तथा कुत्ते के अग्रपात क्या होते हैं, दोस्तों समजात अंग के उदाहरण होते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि अवशेषी अंग का उदाहरण है, ठीक है। तो यहाँ पे अवशेषी अंग क्या क्या हो सकते हैं, कर्ण, पल्लों की पेशियां, पुच्छ, कशेरुकाएं और यहाँ पे निषेचक पटल, यानी कि ये तीनों हो सकते हैं अवशेषी अंग का उदाहरण। इसीलिए यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। ये भी प्रश्न जो है ना दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे आपको बताना है कि परागकोश में पाए जाते हैं, ठीक है। तो परागकोश में क्या पाए जाते हैं, परागकण पाए जाते हैं, यानी कि इसका सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि स्त्री केसर के आधारीय भाग को क्या कहते हैं। अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो फटाफट से बताइए कि स्त्री केसर के आधारीय भाग को क्या कहते हैं। अंडाशय कहते हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे आपको बताना है कि पुंकेसर के अग्र भाग को क्या कहते हैं, ठीक है। यानी कि पुंकेसर के आगे वाला भाग को क्या कहते हैं दोस्तों, आप फटाफट से बताइए। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, परागकोश कहते हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि निषेचन की क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है, ठीक है। तो ऐसे में तो निषेचन की जो क्रिया होती है ना पुष्पी पादप और जंतुओं में सिर्फ होती है, ठीक है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों द्विखंडन किस में होते हैं, मतलब अमीमा में होते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन होता है, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड का जो जलीय विलयन होता है नहीं, मतलब जलीय विलयन तो होता है ना, मतलब किस प्रकृति का होता है, तो अम्लीय प्रकृति का होता है। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि टार्ट्रिक अम्ल इनमें से किस में पाया जाता है। अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो फ्रेंड आपको बता देते हैं ये जो टार्ट्रिक अम्ल पाए जाते हैं ना किस में पाए जाते हैं, तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में जाके बताइए। इमली में पाए जाते हैं। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है। यानी कि एसिटिक अम्ल जो है ना दोस्तों किस में पाए जाते हैं, तो सिरका में पाए जाते हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 50 नंबर प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। प्लीज दोस्तों यहाँ पे क्लास को बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हमारे पेट यानी कि उदर से कौन सा अम्ल उत्पन्न होते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए हमारे पेट से कौन सा अम्ल उत्पन्न होते हैं, HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होते हैं। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा क्या कराएगी, शोषण जो है ना किस प्रकार की अभिक्रिया है, ठीक है। तो फ्रेंड ये शोषण जो है ना उपचयन रासायनिक अभिक्रिया, कौन सा रासायनिक अभिक्रिया है, उपचयन या फिर ऊष्माक्षेपी। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे देखिएगा कि कॉपर ऑक्साइड जो है ना ये हाइड्रोजन के साथ संयोग करके कॉपर और यहाँ पे जल नमक द्रव का निर्माण करता है। तो ये किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे क्या हो रहा है कि कॉपर ऑक्साइड जो है यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ मतलब क्या हो रहा है, रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, तो ये अपचयन रासायनिक अभिक्रिया है। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखेगा 53 नंबर प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं, ठीक है। तो फटाफट से बताइए दोस्तों इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को क्या कहते हैं, वही आपको बताना है। तो विद्युत संयोजी कहते हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे आपको बताना है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास यहाँ पे देखिएगा ऑक्सीजन का योग यानी कि वृद्धि कहलाता है, ठीक है। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का वृद्धि क्या कहलाता है दोस्तों, उपचयन कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे आपको बताना है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, ठीक है। काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। और दोस्तों ये शुद्ध जल क्या होते हैं, उदासीन होते हैं। तो उदासीन जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि जब CO2 गैस को पानी में घोला जाता है तो विलयन का पीएच मान क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पानी में घोल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे विलयन का जो पीएच मान होगा ना दोस्तों क्या होगा, 7 से अधिक या फिर 7 या फिर 7 से कम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 7 से कम होते हैं, इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन बुझा हुआ चूना है, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा बुझा हुआ चूना जैसे कि यहाँ पे CaOH हो जाएगा और बिना बुझा हुआ चूना जो है ना दोस्तों CaO है, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड ये भी प्रश्न जो है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि फॉर्मिक अम्ल का आयुपेक नाम क्या है, ठीक है। तो फटाफट से बताइए दोस्तों ये फॉर्मिक अम्ल का आयुपेशी नाम क्या होते हैं, ठीक है। बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मेथोनिक अम्ल है। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि अम्ल का पीएच मान होता है, ठीक है, अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो फटाफट से बताइए दोस्तों कि अम्ल का पीएच मान कितना होता है, तो 7 से कम होता है। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों जिस भी विलयन के पीएच का मान 7 से अधिक होता है ना तो वो विलयन क्या होता है, क्षारीय होता है। और जिस भी विलयन के पीएच का मान 7 होता है तो वो विलयन क्या होता है, उदासीन होता है। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो फ्रेंड ये भी प्रश्न जो है ना बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि चींटी के डंक और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ठीक है। तो चींटी के डंक और नेटल के डंक में जो ना दोस्तों कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो मैथोनिक अम्ल पाया जाता है, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों दही में कौन सा अम्ल पाए जाते हैं, तो लैक्टिक अम्ल पाए जाते हैं। और सिरका में कौन सा अम्ल पाए जाते हैं, तो एसिटिक अम्ल पाए जाते हैं, ठीक है। और दोस्तों आपका जो नींबू संतरा मौसमी होते हैं इसमें सिट्रिक अम्ल पाए जाते हैं। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे आपको बताना है, देखिएगा प्रश्न एक रहा है कि क्या करा है कि दोस्तों बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, ठीक है। तो फ्रेंड बेकिंग सोडा को हम लोग खाने वाला सोडा भी कहते हैं, और इसका जो रासायनिक नाम है ना क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ठीक है। इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि पोटेशियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ठीक है। तो फ्रेंड ये पोटेशियम जो नाइट्रेट होते हैं ना, इसका जो रासायनिक सूत्र क्या होते हैं दोस्तों, KNO3 होते, क्या होते हैं, KNO3, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए जल की अस्थायी की कठोरता, मतलब जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए जो ना दोस्तों धोने का सोडा यानी कि धोवन सोडा का उपयोग करते हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 64 नंबर प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सोडा अम्ल अग्निशामक में किसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड ये सोडा अम्ल अग्निशामक में किसका उपयोग किया जाता है, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि अत्यंत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे प्रश्न आपके सामने देख रहे हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सल्फेट अर्धहाइड्रेट या हेमीट्राइट्रेट का अन्य नाम क्या होता है, ठीक है। तो फ्रेंड ये सल्फेट अर्धहाइड्रेट या फिर हेमीट्राइट्रेट का जो अन्य नाम होता है ना क्या होते हैं, पोप होते हैं, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस होते हैं। और दोस्तों जिप्सम को गर्म करने पर किसकी प्राप्ति होती है, प्लास्टर ऑफ पेरिस की प्राप्ति होती है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि उच्च विद्युत धनात्मकता के कारण धातु के परमाणु क्या बनाते हैं, धनायन बनाते हैं, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि धातु के ऑक्साइड सामान्यतः क्या होते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड ये धातु के जो ऑक्साइड होते हैं ना सामान्यतः क्या होते हैं, क्षारीय प्रकृति का होता है। और दोस्तों अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं ना ये अम्लीय प्रकृति के होते हैं। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए जो विधि प्रयुक्त की जाती है वो विधि क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा अयस्क से मतलब चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए जो विधि का प्रयोग किया जाता है ना दोस्तों, उस विधि का नाम आपको बताना है। तो विधि कौन सा विधि है, तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों चुंबकीय पृथक्करण विधि है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे आपको बताना है कि सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है, यानी कि सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किसके द्वारा किया जाता है, तो फेन उत्प्लन विधि के द्वारा किया जाता है। यानी कि यहाँ पे जो है ना दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी प्रश्न जो है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा क्या करा है कि निम्नलिखित में से कौन एल्यूमिनियम का मिश्र धातु है। तो फ्रेंड यहाँ पे एल्यूमिनियम का मिश्र धातु कौन है, मैग्नीशियम है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह क्या होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों अपने शुद्ध रूप में जो धातु की सतह होती है ना क्या होती है, चमकदार होती है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि धातु का पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं दोस्तों, ठीक है। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए धातु को पतले तार के रूप में खींच सकते हैं, तो इस क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं, तन्यता कहते हैं। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कराए कि कुछ धातुओं को पीटकर पतले चादर बनाया जा सकता है, तो इस गुणधर्म को क्या कहते हैं दोस्तों, आघात वर्धीयता कहते हैं। क्या कहते हैं, आघात वर्धीयता। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करती है तो उन्हें क्या कहते हैं, सोनोरस कहते हैं, यानी कि ध्वनिक कहते हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आपको
बताना है कि सबसे अधिक तन्य धातु कौन है। ठीक है, तो फटाफट से बताइए दोस्तों सबसे अधिक तन्य धातु कौन है। सोना है, क्योंकि यहाँ पे 1 ग्राम सोना से जो है ना दोस्तों 2 किलोमीटर लंबा तार खींच सकते हैं। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें कौन अधातु होते हुए भी चमकीला होते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा आयोडीन एक प्रकार का क्या होते हैं, अधातु होते हैं। ये अधातु होते हुए भी क्या होती है, चमकीला होती है। ठीक है, और दोस्तों ये ब्रोमीन एक प्रकार का अधातु होती है जो कमरे के तापमान में द्रव अवस्था में पाई जाती है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा क्या करा है कि 1 ग्राम सोना से कितना लंबा तार खींचा जा सकता है। तो हम आपको बताएं 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि कमरे के ताप पर मरकरी धातु किस अवस्था में पाई जाती है। तो द्रव अवस्था में पाई जाती है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है। तो दुनिया का जो सबसे कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ है हीरा है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे सोडियम जो है ना सबसे अधिक अभिक्रियाशील होती है, क्योंकि सोडियम को जो है ना हम किरोसिन तेल में डुबो कर रखते हैं। इसीलिए यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे हम जो है ना फाइनली क्लास 10 के साइंस में हम लोग काफ़ी महत्वपूर्ण 80 जो है ना VVI MVVI जो है ना वायरल क्वेश्चंस को पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो आप जल्दी से फटाफट से कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा दोस्तों ये 80% में से आपको पहले से कितना परसेंट का सही और सटीक आंसर याद था। क्योंकि 80% में से काफ़ी सारे परसेंट जो है ना आपके बोर्ड एग्जाम में 100% यानी कि 110% पूछे जाएंगे ना। तो इसीलिए क्लास को यहाँ पे दोबारा देख सकते हैं। जो भी विद्यार्थी को क्वेश्चन वगैरह याद नहीं हुआ तो जल्दी से आप फटाफट से क्वेश्चन को याद कर लीजिए, क्लास को रिविजन भी कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि वो भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से कर सके। और यहाँ पे जो भी विद्यार्थी अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से आप फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, इसे प्रेस करके जो है ना ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं यहाँ पे रात्रि 9 बजे की क्लास में जो कि काफ़ी धमाकेदार क्लास होगी।